मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता और सियासत ना की गई होती मुशावरत के साथ, सबको साथ मिलाकर, तो मैं समझता हूँ कि हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते। पाक हुकूमत सिंध के साथ पूरी मुशावरत के साथ फौरी तौर पर यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के इकदाम करे ताकि लोग जो अभी उनके घरों में पानी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये मसाइल को हल किया जाए और सियासत ना की जाए। मेरी ये अपील भी है और मेरी ये दरख्वास्त भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा है अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब और शकील अंजुम साहब। बढ़ेंगे आज के पहले बड़े सवाल की तरफ और सबसे पहले बात कर रहे हैं आज भी हम कराची की। तो आजकल शहर कायद अहम शख्सियात का मरकज़ निगाह बना हुआ है। 2 रोज़ा दौरे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची में मौजूद हैं इस वक्त। उन्होंने कराची की बेहतरी के लिए हुक्मरानों को तरजीहात दुरुस्त करने का मशवरा दिया और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कराची पहुंच चुके हैं। उन्होंने बारिश ज़दा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात किया। मीडिया टॉक में सूबाई हुकूमत के साथ उन्होंने हमदर्दी की और विफाक पर तनकीद की और ये मुतालबा किया है कि मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए विफाक सिंध हुकूमत की मदद करे। लीगी सदर ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की और बाद में दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मसाइल की वजह विफाकी हुकूमत को करार दिया है। उधर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जुमे को कराची जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब कराची के लिए की तरक्की के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल, अमजद शुएब साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। हमारा सवाल ये है, क्या वज़ीर आज़म का दौरा कराची के लिए देर आए दुरुस्त आए साबित होगा आपके ख्याल में? किस तरह से देखते हैं आप इस दौरे को? ये दौरा जी अमजद शुएब साहब, आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जी अयाज खान साहब, पहले तो शहबाज शरीफ साहब पे बात कर लेते हैं। जी शहबाज शरीफ साहब कराची गए हैं, एक तो रौनक लगी हुई है वहाँ, बड़ा अच्छा आज बड़ी ज़बरदस्त एक मीटिंग भी हुई। ज़ाहिर तो शहबाज शरीफ साहब कराची के अवाम से इज़हार हमदर्दी, इज़हार यकजहती करने गए थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो इज़हार यकजहती उन्होंने किया जाके जरदारी साहब के साथ। वही आसिफ अली जरदारी हैं। देखिए ना, सियासत कितनी बेरहम होती है कि एक वक्त में वो लाहौर की सड़कों पे घसीट के उनके पेट से लूटी दौलत निकलवाना चाह रहे थे और आज उनके दर दौलत पे वो हाज़िरी दे रहे थे। और उसके बाद एक जॉइंट मीडिया टॉक भी बड़ा अच्छा किया शहबाज शरीफ साहब, और बाकी लीडर्स उसमें नहीं बैठे। PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो दूसरी लीडरशिप थी वो बैठी और उन्होंने बात की। और ये भी उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बेकसूर करार दे दिया उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को, तो उसका तो कसूर ही कोई नहीं है, सारा कसूर वफाकी हुकूमत का है, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए। अगर पैसे दिए होते तो कराची के ये हालात ना होते। चलें, इन 2 सालों में तो समझ आ जाती, 2.25 सालों में, कि इन्होंने पैसे नहीं दिए इसलिए कराची के हालात ख़राब हो गए। आपने जो पैसे दिए थे उनका ही हिसाब पूछ लेते उनसे कि भाई हम तो आपको पैसे देते रहे जितने आप मांगते रहे हैं, फिर कराची के हालात ठीक क्यों नहीं हुए? बहरहाल ये सियासत तो फिर इसी तरह की होती है। जी अब प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से चूँकि आपने पूछा है, प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, उनको पैकेज का भी अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह दोनों तरफ से बातें होती हैं, कल शिबली फराज साहब ने जो किया, उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब के जो जवाबी मीडिया टॉक हुई, उससे तो लगता है कि ये कोई एक पेज वाली तो कहानी है नहीं। इमरान खान साहब को बिल्कुल इस दफ़ा बता के जाना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब को, ताकि वो एयरपोर्ट पे आएँ, उनका इस्तकबाल करें, एक अच्छा मैसेज जाए, उसके बाद वो बैठें सारे स्टेक होल्डर्स के साथ।
हम समझ रहे थे कि शायद आर्मी चीफ भी मौजूद होंगे, लेकिन वो तो दो रोज़ा दौरा तो ज़ाहिर आज ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब कि वो वहाँ मौजूद नहीं होंगे, लेकिन स्टिल हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ बेहतरी ज़रूर होगी। बिल्कुल जी। आमिर इलियास राना साहब, अयाज साहब जो बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ को वहाँ मौजूद होना हो तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये तभी होता है जब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बना लें, तभी वो हम मंज़र देख सकेंगे कि आर्मी चीफ भी हों, चीफ मिनिस्टर भी हों, प्राइम मिनिस्टर भी हों और तमाम सियासी जमातें हों और कोई कराची के लिए अच्छे फ़ैसले होने की जो तवक्को हम लगाए बैठे हैं कि वो हो सके। ज़ाहिर है आर्मी चीफ इसीलिए 2 रोज़ा दौरे पे गए हैं कि वो कुछ ग्राउंड सेट करेंगे जहां सिंध गवर्नमेंट ने ज़िद की हुई है यूनुस डागा पे कि एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें नहीं बनाना है तो वसीम अख्तर की तरह बेख्तियार बनाना है। और वो जो पैसों की बात हो रही थी को वसीम अख्तर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि लास्ट पैसे नवाज शरीफ गवर्नमेंट के दौर में ही सिंध में हमें मिले थे, उसके बाद तो वफाक ने पैसे नहीं दिए। ये मैं मेयर की बात कर रहा हूँ कि कराची KMC के लिए कुछ मिला कि नहीं मिला। तो सिंध गवर्नमेंट तो रोज़ाना कह रही है ना कि हमें वफाक पैसे नहीं दे रहा, अपने हिस्से के भी नहीं दे रहा, पैकेज तो बहुत दूर की बात है, जिस पे वो कहते हैं कि भाई इनको पैसे देने का मतलब है इनकी जेब में डाल देना, जो शिबली फराज साहब ने कहा। लेकिन ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है सारे पैसे शफाफ तरीन अंदाज में लगाती है कि चाइना ने भी जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा जरदारी साहब को पैसे देना ऐसे जैसे शेर के आगे गोश्त डालना। तो कहानी पैसों की तो पीपल्स पार्टी की तो कोई शक ही कोई नहीं है कि उनको पैसे देते हुए वे घबरा जाता है, लेकिन सिस्टम बहरहाल वज़ीर आज़म ने ही बनाना है। 2 साल गुजर गए हैं, उस शहर को चलाना है जो पाकिस्तान की माशी अब के साथ नेशनल सिक्योरिटी का भी बाइस बनता जा रहा है। जब वहाँ से हालात ख़राब होते हैं, हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान से बाहर जाके सरमायाकारी करने पर मजबूर हो गए, जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता, तो उसमें अकेली वफाकी हुकूमत का मसला नहीं है, सिंध गवर्नमेंट सबसे पहले है। और KMC में जो मेयर बेख्तियार 4 साल मज़े करके चले गए, उनका भी बहुत ज़्यादा कसूर मौजूद है। तो बेहतर ये होगा कि अब जब वज़ीर आज़म जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी तक तो तूफ़ानी बयानात दोनों तरफ से जारी हैं कि मुकाबला ठीक ठाक किस्म का होगा। शहबाज शरीफ गए हैं, यकीनन वफाकी हुकूमत पर एक प्रेशर आएगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो कहीं पर भी नहीं निकल रहे थे, चलें कराची में नमूदार हुए हैं और सियासत के अंदर नज़र आए हैं, जिसका असर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के जो तर्जुमान है वो शुरू हो गए हैं मुसलसल। शहबाज गिल को आज देख लें कि उनकी एंट्री कहीं नहीं हो रही ना, अभी तो वफाकी हुकूमत में भी, तो चले शहबाज शरीफ पे वो बयान दे देते हैं, तो कईयों की एंट्रियां होगी इस बहाने के शहबाज शरीफ मुतारिक हुए हैं, अच्छी बात है। जी फैसल हुसैन साहब, देखिए जब हम ये बात करते हैं कि कराची का मसला जो है वो पाकिस्तान का मसला है, कराची का मसला जो है पाकिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी से और पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ा हुआ है, तो सबसे इसको अगर हम हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो है मुनाफिकत को, अदाकारियों को जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा और गलतियों को और हक़ाइक़ को जो है वो तस्लीम करना पड़ेगा। सच्चाई का तकाजा ये था, हक़ाइक़ का तकाजा ये था कि आज शहबाज शरीफ साहब इस बात का एतराफ़ करते कि मुस्लिम लीग के दौर हुकूमत में भी जो है वो कराची को जो है वो नज़रअंदाज किया गया। तो कराची के मेगा प्रोजेक्ट थे, उसके पैसे नहीं दिए गए, खाली ग्रीन लाइन के थोड़े से पैसे दिए गए, वो 10% या 20% की रकम बनती है, वो भी ऐसी नहीं है उसमें पूरा मनसूबा जो है मुकम्मल हो जाए। इखलाकियात का तकाजा ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पीपल्स पार्टी से बात कुछ करते अपोजिशन लीडर की हैसियत से कि आपने जो है कराची को क्यों नज़रअंदाज किया, जिसका खमियाजा जो है वो पूरे पाकिस्तान को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। सारा मलबा जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे गिरा के जो है ये लोग अपनी गलतियों से, जिम्मेदारियों से जो है बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते। अब आप इमरान खान पे आ जाए, इसी में जो इखलाकियात का तकाजा ये था, कराची से पाकिस्तान से हमदर्दी का तकाजा ये था कि इमरान खान जो है वो शहबाज शरीफ साहब का हाथ पकड़ के उनको साथ बिठा के अपने तैयारे में बिठा के जो है वो कराची लेके आते हैं। अब कराची जो कोई इलाकाई इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है, उनको साथ लेके आते। अगर अल्लाह के बुतों को नहीं गिराएंगे और अल्लाह के बुतों के साथ जो है अगर हम इस मसले को हल करना चाहेंगे तो ये मसला जो है वो कभी भी हल नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो ये करने को जो है वो तैयार नहीं है। अगर वो आज तक जो है वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं है, शहबाज शरीफ साहब उनको पसंद हो या ना हो, शहबाज एक ज़मीनी हकीकत है कि वो जो है वो कायदे में इख्तिलाफ है, मुराद अली शाह साहब उनको पसंद हो या ना हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत है वज़ीर आला है। लेकिन अब ये जो मीटिंग हो रही है, अगर ये मीटिंग अपोजिशन लीडर के बगैर
पीपल्स पार्टी के बगैर होगी, नतीजा खेज नहीं होगा। इस मीटिंग के लिए लाजिम, एक आखिरी बात सुनने, लाजिम है कि कराची के शहरियों का आर्मी चीफ से मुतालबा है कि ये जो कराची में मीटिंग हो रही है इसमें वो लाजमी तौर पर शिरकत करें, वरना नतीजा हासिल नहीं होगा। ये मीटिंग भी जो है माजी के इजलासों की तरह जो है बेनतीजा रहेगी अगर वो मीटिंग आर्मी चीफ की शमूलियत के बगैर हुई। तो कराची के शहरियों का मुतालबा है आर्मी चीफ को भी मीटिंग में बैठना चाहिए ताकि फैसला हो सके। कराची का इशू इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती या चंद मंसूबों के लिए फंडिंग नहीं है। कराची का इस वक्त मसले का जो है निज़ाम है, निज़ाम जो है वो इस तमाम लोगों के बैठे बगैर नहीं बन सकता। ठीक जी, अमजद शुएब साहब। देखिए, ये दौरा जो है ये काफी सोच विचार के बाद किया गया है और इसमें मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। बात यह है कि कराची का मसला जितना बड़ा है उसके लिए जब तक कोई डिटेल प्लानिंग न की हो, फाइनेंशियल आउटले न देखा हो और ये तय न किया जाए कि कितने अरसे में इसको किया जाए और इसके लिए इंतजाम क्या होगा। ठीक, अमजद शुएब साहब की ऑडियो इशू है जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अमजद शुएब साहब। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, लतीफ़ चौधरी साहब। देखें जी, बात ये है कि इस वक्त कराची में जो सरगर्मियाँ हो रही हैं वो ऐसे ही है जैसे कि किसी के घर में कोई चोरी हो जाए ना तो उसके बाद पुलिस आती है, वो इधर भी देखती है इधर भी देखती है, चोर इधर से आया होगा, चोर इधर से आया होगा। तो वो एक उस तरह का अमल होता है। इसी तरह जब कहीं दहशत गर्दी की वारदात होती है तो फिर जगह जगह पुलिस जो है वो नाके लगा के खड़ी हो जाती है। फिर भाई वो तो हो गई, दहशत गर्द तो अपना काम करके चले गए, तो अब इतने नाके लगाने का उससे क्या लोगों को आप दिखाना चाहते हैं। तो ये सरगर्मियाँ उसी तरीके की हैं, क्योंकि कराची में जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। वो सिस्टम अब इमरान खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर वो जा रहे हैं, वो ठीक है, उनका एक जाना बनता था, बल्कि बहुत पहले उन्हें जाना चाहिए था। सही। और शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ पे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं तो उन्हें भी पहले जाना चाहिए था कराची में, अगर वो अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं उस हवाले से। तो ये अब जो सरगर्मियाँ हैं तो ये वो सारी वो लंगूर वाली सरगर्मी है ना, जो इधर से बैठ के उधर और उधर से बैठ के इधर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगले 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक वो जो पीटीआई के गवर्नर हैं रॉक स्टार, जिन्होंने तब्दीली आई रे इस किस्म के हाँ गाया था, तो उनके साथ एक पंजाब के गवर्नर थे जो कभी लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर होते थे। पता नहीं उन्होंने लंदन को इतनी तरक्की याफ्ता बनाने के लिए क्या कारनामे किए होंगे, अब जो वो पाकिस्तान में और पंजाब को तरक्की की मनाजिल के ऊपर लेके जा रहे हैं। वो भी दोनों बैठे हुए थे और उन्होंने भी बता के जी कराची वाले हमारे भाई हैं, कराची वाले, ओ भाई उनको भाई ना समझो, जो उनका सिस्टम है ना उस पर बात, अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है और वो तो शुरू करवा दें। भाई भाई कौन, आज सियासत में कौन किसका भाई है? सही कह रहे हैं। कोई किसी का भाई नहीं होता। अपने अपने मंसूबे लेके सारे घूम रहे होते हैं और फाइलों पे दस्तखत कराने के लिए हर जगह पहुंचे होते हैं सब बंदे। तो अपने कराची के अवाम का मुफाद इसमें है कि उनका जो डेड सिस्टम है उसको, डेड सिस्टम को बहाल करें। बिल्कुल सही। और उसके लिए आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वो करें। अब तो नहीं होना, चलें अगले मूनसून के लिए ही कुछ कर लें तो यही बात होगी। और ये सारी शहबाज शरीफ ने कहा ना सियासत नहीं हो रही, ये सियासत ही हो रही है। सियासत और क्या होती है? इस मौके पे आप पहले ही बेचारे मरे हुए अवाम हैं, उन्होंने पे जाके जी शहबाज शरीफ ने ये कर दिया वो कर दिया। तो यही वो अयाज साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कहते थे भाई जरदारी को मैं सड़कों पे घसीटूंगा, और तो अब जाके उनके पास बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ना अपने आप में कोई एहसास नदामत पैदा कर ले। बिल्कुल सही। इनको अब कुछ इस तरह की चीजें करने के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए ये घसीट के सोफे तक लाए। हाँ तो लाए, यही मैं कह रहा हूँ कि वो बात आपकी ठीक है कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग जो बयान देते हैं लोगों को अब शऊर आ रहा है। आपको वो ना हो कि सड़कों पे घसीट के लोग जूते मारे। जी अमजद शुएब साहब। जी, बात ये है कि ये काम काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत थी। सो प्लानिंग मेरा ख्याल कर ली गई है और फिर उसका एक फाइनेंशियल इफेक्ट नज़र आएगा कि आपको कितने सालों में ये लगेंगे, तकरीबन 4-5 साल इसको। ये अगले मानसून तक आपको ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि होता ये रहा है कि कराची बेतुका बढ़ता गया है। इसके साथ साथ मुदाफ़ाती इलाकों में आबादियाँ बनती गई, वो कराची के साथ मिल चुकी हैं। सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, ना वहाँ पे
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है जो कि आज की आबादी को सर्व कर सके, और ना ही वहाँ पे सीवरेज सिस्टम है जो कि आज की आबादी, और फिर एनक्रोचमेंट्स वगैरह हैं उनको रिमूव करना, उन लोगों को कोई ऑल्टरनेटिव जगह देनी, ये खासा लंबा काम है। और इसके लिए पैसा जो मुख्तस किया जाएगा वो मोस्ट प्रॉब्ली इस साल के लिए तो कुछ होगा, लेकिन आइंदा के लिए आपको 3-4 साल या 5 साल के लिए पैसा देना होगा। ये एक लंबा काम है। असल चीज जो है, जो प्राइम मिनिस्टर गया है, इनको और सबको मिलकर जो देखनी चाहिए, वो जो फौरी तौर पे आप काम कर सकते हैं, और फौरी तौर पे जो जरूरत है लोगों की वो ये है कि ये जैसे पानी उतरता है यहाँ पे बीमारियां फैलने का खदशा है। जितनी गंदगी गदाजत नालों की लोगों के घरों में जा चुकी है, उनके इक्विपमेंट में, उनके बक्सों में, कपड़ों में जा चुकी है, ये एक बीमारी का घर है। ये वहां पे लोगों को जल्दी बीमारियां और मसाइल पैदा होने शुरू होंगे। उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी है। फिर दूसरी तरफ ये है कि लोगों के जो असासे बह गए हैं, ठेले वाले बेचारा किसी की रेडी बह गई, किसी को, वो आज पैसे को तरस रहे एक पैसे को, वहां पे उनका कुछ रोजगार का सिलसिला चलाना है। ये दो चीजें हैं जो कि आपने उनके नुकसानों का अंदाजा करके और उनको कुछ कंपनसेट करना है। ये काम फौरी तौर पे करने वाले हैं। फिर आ जाएगा थोड़ा बहुत जो आप अगले मानसून के लिए, लेकिन बिल आखिर आपको एक नई टाउन प्लानिंग करके इसके लिए पूरा सिस्टम की नई ड्राइंग और नया ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का बना के तो उसके लिए करना है, जिसमें वक्त लगेगा। और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इन्हीं लाइनों पे कुछ न कुछ वहाँ पे करके आए। ठीक जी, शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, हम काफ़ी मरतबा कराची के मसाइल पर बात कर चुके हैं, और ख़ास तौर पर जब बारिश आती है तो उसके बाद जो कराची शहर की हालत होती है वो नाकाबिले बयान है। अगर आप ये कहें कि दौरों से ये मसला हल हो जाएगा, तो दौरों से ये मसला बिल्कुल हल नहीं होगा। और आपने पहले भी सुना होगा कि अपोजिशन पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने एक कमेटी भी बना ली थी कि उन्होंने कहा था कि कुछ इश्यूज़ जो हैं वो तय करेंगे कि हुकूमत के अरकान देखेंगे और कुछ जो है वो पीपल्स पार्टी के देखेंगे, और एक मीटिंग के बाद दोबारा वो कोई मीटिंग नहीं हुई। तो कराची का मसला अगर आप ये कहें कि दिनों में हल हो जाएगा तो ये ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पर चौक हो चुका है, और वहाँ पर तमाम जो नाले हैं वो तजावज़ात की जद में हैं। जिसने जहाँ पर दिल किया है वहाँ पर अपना घर बना लिया है, क्योंकि वहाँ पर आप ये देखें कि पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है। पहले MQM का, और उसमें वफाकी हुकूमत की कोई अमलदारी नहीं होती थी, किसी किस्म की मदाखलत नहीं होती थी। फिर पीपल्स पार्टी को देखें तो यही काम पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, उन्हीं लाइंस पर काम किया, और इन्होंने वो एक कमेटी बनाई जिसका सरबरा जो आजकल जेल में है, उनका नाम मुझे अब वो पिछले दिनों उनका बड़ा तस्करा चला, जैदी साहब ने भी आके तकरीर की असम्बली में, तो उसका सरबराह बनाया गया। वहाँ से उज़ैर बलोच को बनाया गया। तो वहाँ से जो है ये भत्ताखोरी के अलावा और कोई काम नहीं है सियासी जमातों का। अवाम आज आपने देखा कि जो बारिशें पहली मरतबा नहीं हुई कराची में, 80 की दहाई में बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी, अब तो कम होती हैं। पहले वहाँ पर रोज़ाना बारिश होती थी, लेकिन कभी इस किस्म के मसाइल का अवाम को सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अब सूरत हाल अगर आप देखें, आप वहाँ पे अरबों के फंड ले जाएं, खरबों के ले जाएं, जब तक आप उसके सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, जहां से उस पानी ने गुजरना है, गुजर कर समंदर में जाना है, जब तक वो उसको रास्ता नहीं मिलेगा, आप जितने मर्जी फंड लगा लें, जितने मर्जी बयानात दे लें, ये मसला हल होने वाला नहीं है। रहा आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि वहां पर बहुत सारे लोग जमा हैं, तो ये सियासत राजनीति का खेल है। कल के जो एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे, आज दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और APC की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आवाम को इसी तरह आप बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, और ये मासूम आवाम है। आपने देखा कि बारिश और गर्मी के सताए हुए लोग भी आज जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। तो अवाम बेचारी क्या करे, अवाम के पास इन नारों के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सियासत का ये खेल है, अवाम के पास नारों के अलावा कुछ नहीं है। सियासत छोड़ के बिल्कुल शकील अंजुम साहब, आपका पॉइंट है, एक मजबूत सिस्टम की ज़रूरत है, फिर ये जो तरक्याती पैकेजेस जिनका ऐलान होता है वही काम आ सकेंगे। राय आप जान चुके हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल है, FATF पर गवर्नमेंट और अपोजिशन में चपकलिश चल रही है, हम सवाल रख रहे हैं कि असल मकसद क्या है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वज़ीर ख़ारजा ने
खत लिखकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा किया है और ऑपोजिशन के किरदार को सराहा है। अलबत्ता हमने उस कानून साजी को नहीं होने दिया जो ये हुकूमत फैटिफ का नाम लेकर इस मुल्क पे काला कानून मुसल्लत करना चाहती थी, जिसमें इस हुकूमत की कोशिश थी कि नैब के कानून की तरह जिसको दिल चाहे वो 90 दिन के लिए या 180 दिन के लिए दोबारा उठा ले, उसका कोई जमानत ना हो सके और उसको कोई इंसाफ ना मिल सके। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि जो भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए उसके लिए हुकूमत सबूत पेश करके अदालत से अरेस्ट वारंट हासिल करे। नैब के चेयरमैन को स्याह सफ़ेद का मालिक नहीं बनाया जा सकता कि वो हुकूमत का जो भी मुखालिफ हो उसको पकड़ ले और जो हुकूमत की छतरी में हो उससे आंखें बंद कर ले। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या बरकरार, हतमी फैसले के लिए FATF का इजलास 18 अक्टूबर को तलब किया गया और ये इजलास पेरिस में हो रहा है और 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान ने तकरीबन 12 कवानीन में तरमीम के बाद 15 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट जमा करानी है। ताहम गवर्नमेंट को 2 बिल्स ऐसे हैं जिसकी मंजूरी में मुश्किलात का सामना है और अपोजिशन ने सेनेट में मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल और मतरूका इमलाक के बिल्स मुस्तरद कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने बिल्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया और आज इमरान खान साहब ने अपोजिशन को 2 टोक अल्फाज में ये मैसेज दिया है कि FATF कवानीन हर सूरत मंजूर करवाएंगे, जबकि अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि FATF की आड़ में गवर्नमेंट अपोजिशन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाना चाहती है और किसी सूरत ये कवानीन मंजूर नहीं होने देंगे। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। अब ये FATF का मामला है, गवर्नमेंट और अपोजिशन में चपलिश है, असल आपके ख्याल में मकसद क्या है? आपको किसका पलड़ा भारी, किसके मौक़िफ़ का पलड़ा भारी लगता है, अपोजिशन का या गवर्नमेंट का? देखें, कहीं सियासत है और कहीं कौमी सलामती का इशू है। ये FATF में दोनों चीज़ें शामिल हैं। जब शाह महमूद कुरैशी, बाबर अवान, ये सब रितबुल लिसान है हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लिए कि बहुत अच्छा है, सब कुछ है और आपका किरदार बहुत अच्छा है और बिल पास कराए जाते हैं और बहुत सारे बिल पास हो गए। जब ये अड़ रहा है बिल तो उसके अंदर इशू ये आ रहा है कि जब FATF का उन्होंने कहा आप वो मुसवदा ओपन कर दें जहाँ पे ये कहा गया हो कि बग़ैर वारंट के आप किसी को कितनी मुद्दत के लिए उठा सकते हैं, तो बात ठीक है। हम ये नहीं कह रहे, मैं अपने तौर पे ये बात नहीं कह रहा, हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने जो बात कही है वो इस सेंस में ठीक है कि आप इन कैमरा इजलास बुलाएं हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ, उनको वो पेपर शेयर कर दें ताकि जो एहसन इकबाल साहब बात कह रहे हैं वो ठीक बात है कि आज जो कानून आप बना रहे हैं और उसमें ये उनको फील हो रहा है कि ये इंतकाम के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे नैब का हो रहा है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे गवर्नमेंट ये इसको नेशनल सिक्योरिटी का इशू उठा के, जैसे अभी भी टिकट चल रहे हैं, तर्जुमाने से कहा गया है कि जी इसके ऊपर FATF पे अपोजिशन के बयानियों को पब्लिक किया जाए। बट ठीक है, वो भी बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मसले को हल करना है और आप अक्टूबर में जा रहे हैं एक बड़े ठीक ठाक टफ किस्म के इजलास में जहां आपके सपोर्टर भी हैं और आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रोपेगेंडा भी किया हुआ है, जब आपकी अपोजिशन को भी आप अपने साथ नहीं रखेंगे तो वहाँ मुश्किलात होंगी। तो बेहतर ये होगा कि जो लोग स्पीकर के जरिए हिज़्ब इख्तिलाफ़ से पहले भी जाके बिल पास करवाए हैं, शाह महमूद बैठे हैं, परवेज़ खटक बैठे हैं, जिन लोगों ने बात करनी है वो करके इसको तय कराएं कि FATF का अगर पेपर है तो उनके साथ आप मीडिया को ना दें, उनके साथ शेयर कर लें, और नहीं है तो फिर आप तरमीम करवा लें, क्योंकि अना में आके क्योंकि फिर हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने चले जाना है कोर्ट में, क्योंकि ये फिर बुनियादी हकूक का इशू आएगा और फिर ये फंस जाएगी गवर्नमेंट, फिर आप FATF रोते रहेंगे और यहाँ कानून फंस जाएगा। जी अयाज साहब, देखिए आज की तारीख तक तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस ले चुकी हैं, गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी, क्योंकि इमरान खान साहब के अभी मैं टिकट्स देख रहा था अपनी चैनल पे कि FATF पे हिंदुस्तान और अपोजिशन का बयानिया एक है, दैट मीन्स कि वो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है। उससे पहले हमने कराची में देखा एहसन इकबाल साहब को भी और फरतुल्लाह बाबर, वो भी यही कह रहे थे कि जी किसी सूरत हम इसको, चूँकि वो कैद वाली बात है कि जब आपने गिरफ्तारी करनी है तो उसके इजाज़त के बगैर आप गिरफ़्तार कर सकते हैं, और फिर वो उनका ख्याल है कि बिल्कुल उसी तरह से आप गिरफ़्तार करके वो रख लेंगे जिस तरह नैब वाले कर लेते हैं, तो उससे और उनको ख़तरा है कि अपोजिशन के लोग भी पकड़े जाएंगे। अच्छा, वो जब इस तरह के खदशे का इजहार करते हैं तो उसमें वज़न इसलिए होता है कि ज़ाहिर है नैब की तो यकतरफ़ा कार्रवाई है ना सारी। आज भी मैं देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब को 10 सितंबर को गालिबन तलब कर लिया गया, तो अगर उस दूसरी तरफ भी उसी तरह से मामलात हो रहे होते या उसके 25% भी होता तो कहीं बैलेंस हमें नज़र आ रहा होता, और हम कहते हैं कि अपोजिशन का बयानिया ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन के बयानिए में भी वजन है, हुकूमत को बात सुननी चाहिए। जी अमजद शेख साहब।
एक ये कि ऑपोजिशन ये समझती है कि वो सारी जिंदगी ऑपोजिशन में ही रहेंगे, लिहाजा उनको बड़ा खतरा है। दूसरा इशू ये नजर आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कुछ न कुछ लोग कर रहे हैं जिनको अपनी खलड़ी का फिक्र है कि वो ना पकड़ी जाए। तो अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग कर नहीं रहे और आपको ये भी अगर यकीन हो कि अगले 2-3 साल बाद या कभी भी दरमियान में आप भी हुकूमत में आएंगे, तो अपोजिशन तो वो पार्टी होगी जो आज कानून पास करवाने के लिए कोशिश कर रही है। असल चीज ये है कि FATF आपको बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। कानून में अगर कमजोरी हुई, आप यकीन रखिए आप ब्लैक लिस्ट में जाएं, क्योंकि आपके खिलाफ बहुत सारी फोर्सेज इकट्ठी हुई पड़ी हैं। अभी पुलवामा की एक रिपोर्ट इशू की जो कि कंकॉक्टेड है, झूठ पे मबनी है। भारत ने उसको चार्जशीट का नाम दिया, लेकिन उन्होंने बड़ा क्राफ्टीली काम किया है। उन्होंने आपको FATF में धरने के लिए उसमें बड़ा जबरदस्त काम किया है कि 10 लाख रुपया उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का दिखा दिया उन्होंने कि जनाब जो धमाका हुआ उस पे इतने पैसे मांगे गए, लिहाजा इतने पैसे लगे, 40 लोग उनके मारे गए, लेकिन 5.5 या 6 लाख रुपया खर्च आया उस धमाके पे, और ये पाकिस्तान से फलां तरह गया, इस तरह गया। ये चीज आप भुगतेंगे। आज तमाशा कर लें, लेकिन ये मुल्क के मफाद में कतन नहीं है कि आप इसको कभी ये कहें कि जनाब ये बड़ा सख्त कानून है। वो सख्त है तो भाई होता रहे ना। फिक्र उसको हो जो चोरी करता है, बिल्कुल सही। फिक्र उसको हो जो कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, जो नहीं कर रहा उसको क्या फिक्र है। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ज्यादती कर रहे हैं। इस वक्त कानून पास होना चाहिए, मुल्क के मफाद में यही है कि आप सख्त से सख्त कानून लेके जाएं वहाँ पे, और आप वहाँ से एक ब्लैक लिस्ट से बच के तो बाहर आए। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, ये अगर आप कहते हैं कि कौमी सलामती का मसला है, हुकूमत की जानिब से जो बयानिया आया है और अपोजिशन ने भी अपनी लाइन जो है वो वाज़े कर दी है कि हुकूमत जो कवानीन बनाने जा रही है उसके नतीजे में जो भुगतना पड़ेगा वो जो हुकूमत के मुखालिफ लोग होंगे। जिस तरीके से नैब में भुगता जा रहा है, रोज़ पेशियाँ हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। अगर तो FATF ने ये मुतालबात पेश किए हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो शिकवार जो है हुकूमत अपोजिशन के लोगों को बुलाए और उनसे वो मुसद्दा शेयर करे और उन्हें ये बता दे कि ये शराइत हैं FATF की, और उसमें ये लिखा हुआ है कि लोगों को बगैर वारंट के गिरफ्तार करना है, 190 दिन के लिए गिरफ्तार करना है, किन किन शराइत, किन किन लोगों पर यह कानून लागू होगा, क्या सियासतदानों पर लागू होगा या सिर्फ टेररिस्ट फाइनेंस। मेरा ये ख्याल है जो FATF का मसला है वो दहशत गर्दी के हवाले से जो फाइनेंस की जा रही है उनका बुनियादी मकसद ये है कि उसको रोका जाए। अगर इस हवाले से कोई शिक है तो बिल्कुल वो एक कौमी सलामती का मसला है, अपोजिशन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और इन कवानीन को पास कर देना चाहिए। अगर तो वाकई हुकूमत की जानिब से कोई इंतकाम के लिए कानून बनाया जा रहा है तो वो पहले मौजूद है, नैब का इदारा मौजूद है, FIA मौजूद है और बहुत सारे इदारे भी मौजूद हैं। हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी भी शख्स को गिरफ्तार करना, उठाकर ले जाना बगैर वारंट के। ये पहले होता रहा, आपने देखा है कि जिस किस्म के केसेस हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं अपोजिशन के खिलाफ। तो अगर अब अपोजिशन ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है तो अब हुकूमत को भी चाहिए कि वो मुसद्दा अपोजिशन के साथ शेयर करके इस बात को क्लियर करे कि जो आप ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वो इस मुसद्दे में शामिल नहीं है और आप जो है फिर कौमी सलामती में अपोजिशन आड़े आ रही है, फिर देखिएगा कि कौम जो है इस अपोजिशन का हाल क्या करती है। बिल्कुल चंद सेकंड देंगी जरा जी बात सुन ले। मैं सिर्फ ये वादे करना चाह रहा हूँ कि जो पहले कवानीन हैं उनको अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया गया है। 13 पॉइंट्स उन्होंने हवाले किए हैं और उन्होंने 2 उसमें चीजें शिकें आपके लिए या 2 पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं। एक तो ये कि कानून इतना सख्त होना चाहिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को तबाह कर रही है। सो ये इल्जाम है पाकिस्तान को और धमकी दी है उन्होंने कि अगली दफा बख्शेंगे नहीं। दूसरा जो उसके साथ उन्होंने पॉइंट रखा है टेरर फाइनेंसिंग का, उसने ये कहा है कि जनाब ना सिर्फ ये आप रोकने के लिए कानून बनाएं बल्कि उसमें सख्त सजा देने का कानून बनाएं। तो ये 2 पॉइंट्स उन्होंने पकड़ा के वहां से चलाया आपको, और ये तैयार रहें कि अगर ये कानून भी पुराने कानून की तरह ही आपका कमजोर गया तो फिर ब्लैक लिस्ट में आप आइए, ब्लैक लिस्ट में हो जाएंगे। जी लतीफ चौधरी साहब। दुआ, मैं जरा कहना चाहूंगा कि जिन मुल्कों में ये पैसा जा रहा है, जिन मुल्कों में पैसा लैंड कर रहा है,
क्या उन्हें नहीं पता कि उनके मुल्कों में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा आ रहा है और कौन लेकर आ रहा है? तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? हर किस्म की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर ही आयद होनी चाहिए इस किस्म के मामलात में। वो हीड़े पे कड़ाम होता है ना, जिसे हम कहते हैं हीड़े पे कड़ाम। जनाब मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं जी, क्वेश्चन तो उठते हैं, सवाल तो सारे उठेंगे ही, लेकिन अगर बात आप सारे मेरी भी सुन लें, आप बिठा देंगे, किसी मस्कीन आदमी की भी सुन लें, क्योंकि आप सारे ताकतवर लोग हैं, तो हम जैसे मस्कीन भी बीच जनाब मेरे पास वक्त कम है, मैं इसी को आपका तज्जिया कंसीडर करूंगी। असल देखें, बात पता क्या है कि फैटफ का जो कानून है या जिनका हमें अब बताया जा रहा है, अपोजिशन है या चाहे गवर्नमेंट है या डीप स्टेट है जी, ये कोई उनसे ढुकी छुपी बात नहीं है कि उसमें क्या मांगा जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा, ये सबको पता है। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने, अगर हमने, आपसे मुराद हमने, हमारे अदारों ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने जी टेररिज्म को काबू ना किया। देखें, लाहौर में जो वाक़या हुआ था और टीवी के ऊपर उनकी तस्वीरें आई थी, वो बंदे पकड़े गए थे, बाद में वो पुलिस मुकाबलों में मार दिए गए थे। ठीक। वो अफ़गानिस्तान से वो लड़का चला है और उसके हैंडलर चलते चलते लाहौर तक आए हैं। तो किसी अदारे ने, किसी एजेंसी ने अवाम के सामने पेश किया कि वो सहूलतकार कौन लोग थे? सही। वो नहीं, वो किसी ने नहीं पेश किया। बिल्कुल। बट मसला ये है कि आज भी एनसीपी के नाम पे गाड़ियाँ हज़ारों की तादाद में स्मगल होकर पाकिस्तान में आ रही हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के एरिया में आ रही हैं, और वो चल रही हैं इधर 5-5-6 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ चल रही हैं। वो किस तरह चल रही हैं? कौन चला रहा है उनको? कैसे वो निकल के आ रही हैं जी? तो ये हमें अपनी सरहदों को एक तो बंद करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, याद रखिएगा, अवाम भुगतेगी, जो ऊपर मुक्तदर हल्के हैं वो नहीं भुगतेंगे। मुझे बार बार कहा जा रहा है टाइम कम है, प्लीज फैसल हुसैन साहब। देखिए, जब हम ये बोलते हैं कि कौमी सलामती का मामला है, चाहे कराची का मामला हो, ये पैटअप का मामला, तो उसमें रवैया भी जो है वो अपना मामूली नहीं रखना, मामूल के मुताबिक नहीं रखना चाहिए। इसमें हमें गैर मामूली रवैये का जो है मुजाहरा करना चाहिए। आखिर हमारी सियासत में जो है वो ये जो है एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो अमल है वो क्यों ख़त्म हो रहा है? जब इतना अहम नौइयत का मामला है तो वज़ीर-ए-आज़म इस मसले को जो है डंडे के तौर पर क्यों हल कराना चाहते हैं? उनको चाहिए वो जाके अपोजिशन से जो है खुद बात करें। अपोजिशन से आप लाख इख्तिलाफ कर सकते हैं, उसमें लाख खराबियां ठीक है फैसल साहब, आपका पॉइंट आ गया। वज़ीर-ए-आज़म पोजीशन से खुद बात करनी चाहिए। वक्त मेरे पास कम है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और तीसरा सवाल हमारा होगा, पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी कितनी तसल्ली बख्श? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। पंजाब हुकूमत ने अपनी 2 साला कारकर्दगी पेश किया। लाहौर में तकरीब मुनक्किद की गई, वज़ीर आला समेत वुज़रा ने अपनी कारकर्दगी कौम के सामने रखी। और इसी मुनासबत से आज का हमारा ये तीसरा सवाल है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। वक्त हमारे पास 10 सेकंड्स होगा तमाम एक्सपर्ट्स के लिए। पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी कितनी तसल्ली बख्श रही? आप रेट भी कर सकते हैं 1 से 10 में। जी, बात यह है कि तर्जुमान ने जो भी गुफ्तगू की उसको सारे नंबर दे दें, 10 के 10 दे दें या पहला नंबर दे दें। लेकिन इनका जो बयानिया है कि नैब में जो लोग पेश होते हैं वो चोर हैं, डकैत हैं, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब वहाँ नैब में पेश हो रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ, तो ये दावे का क्या मतलब है? जी फैसल साहब। सही, आमिर साहब ने जो बात की बिल्कुल सही है। आप 10 में से तो 10 ही दे दें, ये उससे ज़्यादा तो कुछ होते हैं, उससे ज़्यादा देते हैं। जी अमजद शेख साहब। जी अमजद शेख साहब। शकीर अंजुम साहब। देखिए दुआ, मेरा ये ख्याल है कि कोरोना पर पंजाब हुकूमत के इक़दाम, इसके अलावा 7 स्पेशल इकनॉमिक जोन, 9 नए इंडस्ट्रियल ड्रावे डेवलपमेंट अथॉरिटी और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम, मेरे ख्याल बाकी सूबों के मुकाबले में गुज़ार हुकूमत की कारकर्दगी 2 साल में बेहतर रही है। ठीक है, इमरान खान को भी नहीं पता था। मेरा ख्याल है कि 12 एक नंबर बनते हैं, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पे तबादलों को कारकर्दगी कहा जाता है तो पंजाब गवर्नमेंट से बेहतर कारकर्दगी किसी हुकूमत की नहीं। जी अमजद शेख साहब, आप सुन पा रहे? जी माफ़ कीजिएगा अमजद शेख साहब, आपकी आवाज़ एक बार फिर नहीं आ रही। जी लतीफ़ चौधरी साहब। देखें जी, मुझे तो पंजाब हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी की कोई रिपोर्ट नहीं भेजी, अखबारात ही पढ़े हैं, तो उनमें तो वो बड़े बहुत ऊपर चले गए हैं। और आज भी सुना है कि कुछ सहाफ़ियों को उन्होंने
खाना भी खिलाया। चले मैं आपकी तरफ से समझ लेती हूँ कि आप 100 नंबर दे रहे हैं। बहरहाल राय आप जान चुके हैं। जाते जाते एक बड़ी ज़रूरी बात, कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी गई। एक तरफ कराची वाले पानी में फंसे हैं तो दूसरी तरफ इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.09 इजाफे की मंजूरी दे दी है। अभी वक्त कम है, जाहिर है कराची की मुश्किलात, कराची के रहने वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया है। इस पर हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।